हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉलिटी के सीरीज़ में। हमने एक नया सेशन शुरू किया है जिसमें हम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाना चाहेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के लिए पॉलिटी शब्द के लिए मतलब सिर्फ एक ही किताब जो नज़र के सामने चढ़ जाता है वो है एम लक्ष्मीकांत जी। ये किताब बिल्कुल आपके प्रीलिम्स आपके मेंस दोनों के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही अच्छे से ये किताब लिखी गई है। और ये जो आप सामने मेरे ये पीडीएफ देख रहे हैं, ये मैंने उसी बुक से कुछ नोट्स बनाए हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी, आप चाहे तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते। ऐसे तो पॉलिटी के लिए नोट्स बनाना इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज़ पॉलिटी किताब ही इतनी अच्छे से बुलेट पॉइंट्स में लिखी गई है कि आप उसे बड़ी ही आराम से पढ़ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस गेट इनटू द चैप्टर। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से, एंड देन प्रोबेबली विल रिटर्न टू चैप्टर नंबर 1 एंड 2, बिकॉज 1 एंड 2 थोड़ा सा हिस्ट्री के तरफ इंक्लाइंड है और जो हमारा बेसिक पॉलिटी है वो चैप्टर 3 से ही शुरू होता है। तो वो मैं रिकमेंड करूँगी कि जब आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेंगे, थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में घुस जाएंगे, तब चैप्टर नंबर 1 और 2 करना अच्छा होगा। तो इसीलिए वो हम हमारे हिस्ट्री वाले सीरीज़ में कवर करेंगे। यहाँ सिंस पॉलिटी चैप्टर नंबर 3 से शुरू हो रहा है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3 टुडे। तो आप सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे चैप्टर का नाम है संविधान। जब हमारा संविधान बनाया गया था तो हमारे संविधान में जो मेकर्स थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जी, एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के वक्त जो उस वक्त मतलब जो लीडर थे जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली बनाना था, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वो उस वक्त में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वो उन्हीं के हाथों ही बन रहा था। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के हाथों ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। लेकिन इनके साथ साथ एक और बहुत ही ज़रूरी नाम है, वो है डॉक्टर बी एन राव का। डॉक्टर ने बी एन राव, वो एक एडवाइज़र थे, डॉक्टर बी आर, लीगल एडवाइज़र ऑफ बी आर अम्बेडकर। उन्होंने ही बी आर अम्बेडकर को बहुत सलाह दी थी और उनकी सलाह के मदद से ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन को बड़े ही आसानी से, बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, संविधान। तो हमारा संविधान बेसिकली तैयार हो गया था नवंबर 26, 1950 को ही। मतलब इस डेट को हमारा संविधान तैयार हो गया था, हमने उसे इनैक्ट भी कर लिया, अडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन वो होता है ना, वो एग्जीक्यूट कब हुआ? तो वो एग्जीक्यूट हुआ था जनवरी 26, सॉरी आई थिंक मैंने ईयर गलत बोल दिया, नवंबर 26, 1949 को वो हमने अडॉप्ट कर लिया था। और जनवरी 26, 1950 को हम लोगों ने उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। मतलब जनवरी 26 से हमारा देश इंडिया, जो कि अब यूनाइट हो चुका था, वो अब इस संविधान के अकॉर्डिंग चलता। तो चलिए, मुझे उम्मीद है मैंने आपको एक बेसिक इंट्रो दे दिया है। याद रखिएगा, हमारा संविधान नवंबर 26, 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और उसे एग्जीक्यूट कराया गया था जनवरी 26, 1950। अब यही डेट को, इस डेट के लिए मतलब क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना कि जब उस दिन तैयार हो गया तो फिर जनवरी 26 के दिन क्यों इसे लाया गया? जनवरी 26, 1930 की एक कहानी है जो कि हिस्ट्री से संबंधित है। तो उस टाइम पे हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने पहली बार हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था और इंडिया को उस दिन का डेट दिया गया था जनवरी 26 को कि हम आज़ाद है। ये आप हिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ यहाँ पे कि उस डेट में हमारा एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिसके वजह से ही उस डेट को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसीलिए हम लोगों ने जनवरी 26, 1950 का इंतज़ार किया और उस दिन से हमारा संविधान लागू हो गया पूरे कंट्री में। वी गॉट फाइनली रिपब्लिक फ्रॉम द the abhorrible and deplorable control of Britishers who had just exploited us for
I don't know how many years, but for I think centuries, it has been said that the British has ruled India for 100 years, and this was literally a great success for India to get republic on January 26, 1950. सो देखिए, हमारा संविधान बहुत बार अमेंड हुआ है। अमेंड होने का मतलब है उसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, एक है 1976 42nd और एक है 1978 का 44th। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर होता है ना मेजर चेंजेस ला देना, इन दोनों एक्ट्स ने वहीं किया था। बहुत ही अच्छे खासे चेंजेस ला दिए थे इन दोनों अमेंडमेंट्स ने। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज़ नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि इसी अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद ही अब मैंने यहाँ सीधा शुरू कर दिया है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हो सकता है जिन्होंने अभी अभी नया नया स्टार्ट किया है उन्हें कुछ कुछ वर्ड समझ में ना आए। मैं आई गिव माई 100% टू मेक द वर्ड्स क्रिस्टल क्लियर टू यू, बट फिर भी अगर ना समझ में आए तो पैनिक मत होइएगा। लक्ष्मीकांत इतनी अच्छी से लिखी गई किताब है कि एक ही वर्ड को हर चैप्टर में लाया जाता है। तो अगर इसमें नहीं तो अगले चैप्टर में, अगले में नहीं तो उसके अगले में क्लियर हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, सो द फर्स्ट फीचर ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है वो हाथों से लिखा गया है, कहीं प्रिंट नहीं करवाया था, कहीं जेरोक्स नहीं करवाया था। सब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस वक्त के, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, BN राव, इन्होंने ही हमारा संविधान लिखा है। और दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही है। हमारा संविधान लिखा गया है, अनलाइक द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अनरिटन। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल है, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ जजेस लोग ने सबने याद करके रख लिया कि वो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी लिखा है, लेकिन जैसा हमारा संविधान है कि एकदम पार्ट बाय पार्ट, आर्टिकल बाय आर्टिकल, स्केड्यूल बाय स्केड्यूल डिवाइडेड है, उनका संविधान वैसे डिवाइडेड नहीं है। लिखा है अलग अलग फाइल्स में, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, बट ऐसे अरेंज्ड नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ एलाबोरेट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से इलाबोरेट किया गया है, कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा डिटेल्स अच्छे से है, और कुछ फैक्टर्स है जो इन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला जोग्राफिकल, इंडिया का इतना बड़ा वास्ट जोग्राफी ऑफ इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो जोग्राफिकल फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। हिस्टोरिकल, हमारा हिस्ट्री तो मतलब बहुत ही सुनहरा भी कह सकते हैं, बहुत ही बुरा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा एंशिएंट और मिडीवल टाइम्स बहुत ही अच्छा था, पर फिर मॉडर्न आते आते थोड़ा ब्रिटिशर्स के रूल और उनके एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वी गॉट अ बिट सप्रेस्ड। और द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फ्री फॉर द सेंटर एंड स्टेट्स। तो ये सब हम आगे इलाबोरेट सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप्स में पढ़ेंगे। रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब कि कुछ आसानी से चेंज नहीं हो सकता है, ये रिजिड का मतलब होता है कि बहुत आसान नहीं है इसमें चेंज कर देना। और फ्लेक्सिबिलिटी कि आराम से सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो जाएगा। तो जो अमेरिका का संविधान है ना, वो बहुत ही रिजिड है। वहाँ मतलब उतना जल्दी वहाँ चेंज हो ही नहीं सकता। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो उन्होंने एक ही दिन में 10 अमेंडमेंट्स कर दिए थे, और वो आज तक चल रहे हैं, और उन्हें पलटा नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ अमेंडमेंट बहुत रिजिड है, बहुत ही मतलब अलग, बहुत ही वास्ट मेजॉरिटी चाहिए सब चीज़ का, और जिसकी वजह से वो बहुत ही रिजिड हो जाता है। लेकिन इंडिया इज़ अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स रिजिड है, जिन्हें आसानी से आप लोगों से कोई छीन नहीं सकता है, और कुछ ऐसे भी है जिन्हें आसानी से चेंज किया जा सकता है, जैसे कि सिटीजनशिप अगर अमेंडमेंट है, कुछ कि कौन कौन इंडिया का नागरिक है, अगर इसमें अमेंडमेंट चाहिए तो ये सिंपल मेजॉरिटी से भी हो जाता है। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स की बारी आती है तो इतनी आसानी से नहीं होता है। बॉरोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ये मतलब आप थोड़ा याद करने का चीज़ है या थोड़ा रट्टा लगा सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अलग अलग दुनिया के सोर्सेज से लिया गया है। यहाँ मैंने ऊपर में कुछ एग्जांपल्स लिख दिए, जैसे कि जो DPSP था, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर यहाँ याद ना हो तो
चिंता मत करिएगा। DPSP जो है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। DPSP क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नाम ही बोल रहा है कि स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स देना है कि वो कुछ काम करे। मोरोवर हम लोग आगे पढ़ेंगे, स्टिल आपको एक इंट्रो दे रही हूँ, सिर्फ वर्ड आया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कि यूनियन या पार्लियामेंट सेंटर को कुछ डायरेक्टिव्स दे रहा है कि आप कुछ डायरेक्शंस दे रहा है कि आप ऐसे काम करिए। तो ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो हमारा कैबिनेट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स रहते हैं यूनियन पार्लियामेंट में, जो हमारा कैबिनेट बनता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा उठाया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही। ब्रिटेन हमें रूल कर रहे थे, यही चीज़ चल रहा था साल ब साल, तो इसे ही ले लिया गया। फंडामेंटल राइट्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो एक कॉन्करेंट लिस्ट वाला हम लोग में है, हमारे इंडिया में 3 लिस्ट चलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट्स लॉ बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिल के लॉ बना सकते हैं। और अगर दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया तो जनरली जो सेंटर का विल होता है वो प्रिवेल कर जाता है। ये उठाया गया था ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि मतलब लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा और जुडिशरी होगा। इसका सिंपल मतलब आप यही समझिए। अभी हमारा गवर्नमेंट कैसा है? पार्लियामेंट्री है। लेजिस्लेटिव मतलब जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी जो मतलब जज करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, वैसा। तो हम लोग थ्री सिस्टम पे चल रहे हैं, मतलब उसका 3 टियर नहीं बोल सकते, 3 पार्ट्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इसका कुछ फीचर्स देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे एक रियल हेड होता है, एक नॉमिनल हेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो नॉमिनल हेड होते हैं वो है प्रेसिडेंट। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लॉज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो लॉ बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कुछ इनैक्ट कर दिया, एग्जीक्यूटिव ने कुछ इनैक्ट कर दिया तो अब लेजिस्लेटिव उनसे कुछ सवाल नहीं पूछ सकता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। कीप दिस इन माइंड। सुप्रीमेसी ऑफ PM, द CM एंड द CM ऑफ इंडिया। मतलब जो सेंटर पे देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर सबसे बड़े हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट आते हैं, और अगर स्टेट में देखेंगे तो CM चीफ मिनिस्टर सबसे सुपीरियर है, उसके बाद गवर्नर आते हैं, है ना। और डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। लोअर हाउस मतलब जो हमारा लोकसभा होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, मतलब उसका एक पीरियड होता है, टर्म होता है 5 years का, और 5 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। दो वी विल learn this in a very comprehensive way in a later chapter still। ये आप याद रख सकते हैं। सेंटर में तो 2 हाउसेज होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा परमानेंट हाउस है, वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेटिव को आंसरेबल है, लेकिन सिर्फ ये दोनों ही एक दूसरे को आंसरेबल है। जुडिशरी इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीवन। जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, तो दे कैन गिव देयर जजमेंट्स इन, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? पहले सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, हाई कोर्ट, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके बाद फिर लोकल बॉडीज़ एंड गवर्नेंस, वो सारा ऐसे मतलब इंटीग्रेटेड है, लाइन बाय लाइन चल के आ रहा है। ठीक है, और ये ऐसे होता है। और मतलब सुप्रीम कोर्ट बेसिकली यहाँ पे सबसे टॉप में रहता है, और वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजंस नहीं देगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप जा रहे हैं तो वो आपको कुछ भी कर सकता है। अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ ऐसा बना दिया गया जो संविधान के अगेंस्ट जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड बोल सकते हैं। नल एंड वॉइड मतलब ये काम नहीं करेगा, दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फंडामेंटल राइट्स, ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35। वी लर्न दिस वेरी इलेबोरेटली, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, देखिए मैंने ऊपर में एक और लिखा, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब कंट्री में कोई इमरजेंसी चल रही हो, नेशनल इमरजेंसी, तो उस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे लिया जा सकता है। और ये इस चीज़ को हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? इस चीज़ को हमने जर्मनी से अडॉप्ट किया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट को कुछ डायरेक्शंस देता है सेंटर कुछ काम करने के लिए,
इसे भी हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये पार्ट 4 में दिया गया है। ये 3 कैटेगरीज को एक्सप्लेन करता है, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अब दिया गया, अगर कुछ राइट्स मिले तो कुछ ड्यूटीज़ भी मिले हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ऐसा नहीं है कि जब संविधान बनाया गया तो उस वक्त फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। उसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था इन पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हमें कुछ ड्यूटीज़ दिए गए हैं जिसे हम अच्छे से पढ़ेंगे। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 4A है, मतलब पार्ट 4A है, और इसे लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखिए फिर जब 42nd CAA आ गया, मैंने बताया इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू, तो इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारे यहाँ बेसिकली 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फिनेंशियल इमरजेंसी, जिसे हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे फ्रॉम आर्टिकल 350 टू 360, 352 टू 360। 3 तरह की इमरजेंसी होती है नेशनल लेवल पे, जब पूरी कंट्री में इमरजेंसी लगा दी जाती है किसी वॉर के थ्रेट से या कोई एक्सटर्नल थ्रेट से, या कंट्री के अंदर ही कुछ डिस्टर्बेंस हो गया तो नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में बेसिकली क्या होता है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के किसी एरिया में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में अगर गवर्नर चाहे तो वो जाके प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो प्लीज़ आप आकर के थोड़ा देख लीजिए, तो प्रेसिडेंट आएंगे और उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। या फिर अगर प्रेसिडेंट इस बात से अश्योर्ड है कि नहीं वो स्टेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन सुन नहीं रहा है, इट इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रेसिडेंट कैन इम्पोज president's rule in that particular state under article 356 of the Indian Constitution। और फिनेंशियल इमरजेंसी बेसिकली कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी का थ्रेट हो जाता है, जबकि मैं आपको बता दूं नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में 3 बार लगी है। मतलब वॉर जब हो रहा था चाइना पाकिस्तान के साथ हमारा, तब 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। स्टेट इमरजेंसी तो इतनी बार लगाई गई कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हर साल मतलब 2-3 बार तो लगी जाती है ये, तो स्टेट इमरजेंसी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो हमारा फिनेंशियल इमरजेंसी ये कभी नहीं लगी गई है, नेवर, फिनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी ही नहीं गई है, तो इसे याद रखिएगा। फिर 3 tier गवर्नमेंट कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक एनी अदर फेडरल स्ट्रक्चर हैज़ अ डुअल पॉलिटी। हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप अभी स्किप करिए। 3 tier गवर्नमेंट ये मैं बाद में बताऊंगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाई गई थी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब कुछ ग्रुप्स मिल करके एक सोसाइटी बना लेते हैं और वो साथ में फिर काम करते हैं, इसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। जैसे कि जब अमूल या डेयरी प्रोडक्ट जब स्टार्ट हुए थे तो क्या हुआ था, बेसिकली मान लीजिए किसी एक आदमी के पास थोड़ा दूध है और उसे बेचना है, लेकिन अब वो अकेले जाएगा, जितना का वो भाड़ा लेकर के जाएगा बेचने के लिए, गांव का आदमी शहर में दूध, उतने में तो मतलब जितना में वो जाएगा और जितना वो लेके आएगा दूध का मतलब ज़्यादा वो खर्च ही कर देगा। तो क्या होता है, ऐसे कुछ लोग, सब लोग मान लीजिए एक एक बॉटल दूध लाते हैं, गांव के सब बहुत सारे आदमी मिल जाते हैं और सब अपने अपने एक 1 बॉटल ऑफ मिल्क लेकर के आते हैं और वो लोग उसे फिर कलेक्टिवली साथ लेकर के जाते हैं शहर में, उसे बेच कर फिर जब उन्हें प्रॉफिट होता है तो वो ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, वो लोग कोऑपरेटिवली वर्क करते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारे लोग मिल गए, सब लोगों ने थोड़ा 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 कंट्रीब्यूट किया, वो शहर गए, शहर से आए, प्रॉफिट कमाया और लोगों ने बांट लिया। इसी तरह हमारा अमूल शुरू हुआ था, जो हमारा अमूल प्रोडक्ट है ना, डेयरी प्रोडक्ट, वो ऐसे ही शुरू हुआ था। तो ये हमने फीचर्स ख़त्म कर लिए। अब यहाँ कुछ क्रिटिसिजम्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, विच इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, फिर भी आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ ओवरव्यू कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड है, मतलब हमने बहुत सारे सोर्सेज से इसे लिया है, आयरिश से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, कनाडा से, इसलिए बोला जाता है ब्रिटिश की बोरोड है। फिर कार्बन कॉपी जो 1935 एक्ट आया था, ये आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो पैनिक मत करना। 1935 एक्ट एक आया था ब्रिटिश के टाइम पे ही, जब वो रूल करते थे, तो बहुत सारे चीज़ जो हमारे संविधान में दिया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है, तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो गया। फिर एंटी इंडियन बहुत सारे क्रिटिक्स ने बोला है कि जो संविधान है वो बिल्कुल इंडिया के, मतलब इंडिया का हिस्ट्री ऐसा है ना, एंशिएंट और मिडीवल, कि बहुत ही लिबरल है और बहुत ही विलेज के टूवर्ड्स है, बहुत ही कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के टूवर्ड्स है, लेकिन अब मॉडर्न की तरफ आ रहे थे। इंडियंस ऐसे थे नहीं, लेकिन ऐसा हमें बनाया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, और हम सीख गए थे कि हमें ये लाना पड़ेगा, हमें संविधान को बाकी दुनिया के हिसाब से बनाना पड़ेगा, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। एंशिएंट में आप अगर जानते होंगे तो
हम गांव वगैरह के लोग और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ और इंडस्ट्रियलाइजेशन का तो कोई नाम पता नहीं, तो ये सब एंटी इंडियन जा रहा था। फिर अन गांधीन कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी जी का सिंपल कहना था कि विलेज बनाओ, कि इंडिया विलेज में बसता है, इंडिया गांव में बसता है, उनका सीधा कहना यही था। लेकिन हमने विलेज को तो ना प्रमोशन दिया नहीं, वी वेंट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, हमने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया है। तो इसलिए अनगांधी और इन्फेंटेंसाइज, मैंने शुरू में ही बताया था, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब हाथी जितना बड़ा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली यही बोलना चाहते हैं वो एलिफेंटाइन साइज से, कि बहुत ही बड़ा है। So yep guys, I think I was able to help you with this video, salient features of the Indian Constitution। मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप ये नोट्स को लिख सकते हैं। ऐसे तो देयर इज़ नो नीड कि आप लिखो, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने का, क्योंकि लक्ष्मीकांत हैज़ इनफ रिसोर्सेज, इनफ नॉलेज इन इटसेल्फ। तो प्लीज़ इफ़ यू डोंट वांट, प्लीज़ डोंट राइट। इफ़ यू थिंक कि मैंने यहाँ कुछ एक्स्ट्रा डाला है विच इज़ नॉट गिवन इन लक्ष्मीकांत, then you can probably add it to your notes or wherever you are writing. So yeah.